कंगना रनावत ने, मैं समझता हूँ कि खुले तौर पर मुंबई वासियों को आतंकवादी कहने की कोशिश की। ऐसी लड़की और ऐसी मानसिकता की बेशर्म मैं कहूँगा औरत, उसको, ऐसे लोगों को जेल होना चाहिए। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन देश की और देश के लोगों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज तक हम सिर्फ लाल आंखें की बात करते थे, आज लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे मोदी जी? सिर्फ मर्दानगी जो है पाकिस्तान के खिलाफ दिखाएंगे, जो कि ऐसा देश है वो खुद बर्बाद पड़ा है। आप पाकिस्तान से इस देश की तुलना करते हैं? भारत की तुलना पाकिस्तान से करना ही अपने आप में बेइज्जत करना है इस देश को। पाकिस्तान हिंदुस्तान की तुलना करना है तो चाइना से कीजिए ना, हमको चाइना को जवाब देना है। जाहिल किस्म के जो लोग हैं, जो मोदी जी के ख़ास तौर पर समर्थक हैं, उनको ये बात बुरी लगती है। इसलिए ये तो देखिए, दरअसल कंगना रनावत क्या है, ये अंधभक्तों की पोस्टर गर्ल है और इनको बड़ा एक मसाला मिल गया, लेकिन सारा का सारा मामला ये एक स्क्रिप्टेड है। इनको पता है कि देश में बेरोजगारों की समस्या बढ़ रही है। इसी देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगार रात के 9 बजे 9 सितंबर को 9 मिनट तक ताली और थाली बजाते हैं, लाइट ऑफ करके दिया जलाते हैं, पूरे देश की मीडिया उसको नज़रअंदाज करती है। जो लोग लाशों पर राजनीति करें, उससे ज़्यादा घटिया और बेशर्म कोई पार्टी नहीं हो सकती। इन्होंने सुशांत सिंह का पोस्टर बना करके अब पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं। बिहार की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग कागज़ मांग रहे थे गरीबों से, मुसलमानों से और दलितों से, वो आज बताएं कि उस जो है बाढ़ में जिनके घर के घर बह गए, वो कागज लाके कहां से देंगे? युवा आज मोदी जी को मिलियंस ऑफ डिसलाइक दे रहा है, लेकिन कहा जाता है कि वो तो जी पाकिस्तान और चाइना से आया। यानी देश के जो बेरोजगार हुआ चाइना और पाकिस्तान के, यानी जो मोदी जी को पसंद करे वही सिर्फ देशभक्त हो सकता है। बाकी जो भी मोदी जी के विरोध में खड़ा हो, चाहे वो पूर्व अंधभक्त क्यों ना हो, उनको चाइना और पाकिस्तान का बना देते हैं। मीडिया ही मोदी है और मोदी ही मीडिया है, इस बात को समझिए आप। तो हम अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उनके घर में जाकर के उनकी कुटाई करते हैं या उनके एंकरों को लताड़ते हैं, तो यानी हम मोदी तक सीधी बात पहुंचा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 3 साल की बच्ची से लेकर 90 साल तक महिला तक सुरक्षित नहीं है इस देश में। अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है इस देश। अमेरिका अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में लोगों को कह रहा है कि सिर्फ कोरोना की वजह से इंडिया जाने के लिए मैं नहीं रोक रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर टेररिज्म और अपराध के केसेस बढ़ रहे हैं। ये छवि है हमारे देश की बना दी। ये राम राज्य बनाया आपने पिछले 6 सालों में। तो मोदी है तो मुमकिन है, ये मुमकिन हो गया ना। नमस्कार, मेरे साथ आज मौजूद है शोएब जयमाई, जो शाहीन बाग आंदोलन के साथ संयोजक हैं। आइए इनसे पूछने की कोशिश करते हैं जो कंगना को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, उनके बारे में इनका क्या कहना है। सर, कंगना ने इकोनॉमिकल कैपिटल की टारगेट बनाया, उन्होंने इकोनॉमिकल कैपिटल को पीओके कहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद है कि आज से कुछ वक्त पहले फिल्म इंडस्ट्री के ही बड़े कलाकार हैं आमिर खान जी, उन्होंने देश की बेइज्जती नहीं की थी, बल्कि एक डर जताया था कि जैसे मुल्क में हालात बन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई डर लगता है। उनकी वाइफ को एक ओपिनियन था उनका, किसी ख़ास शहर या देश को टारगेट नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी मोदी जी की जितनी भी टोली है और जितने भी उनके भक्तगण हैं या फिर मीडिया, जो सरकारी जो पत्रकार हैं, वो तमाम उनके पीछे पड़ गए। यहाँ तक कि अभी टर्की जाते वक्त जो है गए जब, उस वक्त भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। मेरा सवाल इसमें है कि भाई आप आमिर खान की इस टिप्पणी पर तो इतना ज़ोर शोर मचा रहे हैं, लेकिन कंगना रनावत ने देश की एक सबसे प्रमुख शहर, जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग अपनी जीविका कमाते हैं, काम करने जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, देश का ऐसा शहर जहाँ पे वीर मराठा का शहर माना जाता है, महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग, उसकी बेइज्जती की है। आप बताइए कि मुंबई को पीओके कहा जा सकता है? क्या मुंबई पाकिस्तान है या मुंबई में आतंकवादी रहते हैं? यानी मुंबई को पीओके कहना मुंबई वासियों की बेइज्जती है। आप मुंबई वासियों को जो है वो कह रहे हैं कि वो आतंकवादी है। तो कंगना रनावत ने, मैं समझता हूँ कि खुले तौर पर मुंबई वासियों को आतंकवादी कहने की कोशिश की। ऐसी लड़की और ऐसी मानसिकता की बेशर्म मैं कहूँगा औरत, उसको, ऐसे लोगों को जेल होना चाहिए। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन देश की और देश के लोगों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दूसरा, आप देख लीजिए कैसा इसका नज़रिया है। वो कह रही हैं कि फिल्मी दुनिया में इस्लामिस्ट फोर्सेस हावी है। अच्छा, जब सलमान खान जी जो है गणेश की पूजा करते हैं और पूरा गणेश का उत्सव मनाते हैं, तो वो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं। शाहरुख खान जो है वो फिल्मों में हीरो बनते हैं, राहुल बनते हैं और विनय बनते हैं और पता नहीं क्या क्या बनते हैं, तो वो इस्लामिस्ट फोर्सेस है।
आप ये समझिए कि इनको दिक्कत ये है कि दरअसल आमिर खान जी ने कुछ वक्त पहले पीके एक मूवी बनाई थी, और जाहिर सी बात है उन्होंने नहीं बनाई थी, राजकुमार हिरानी ने बनाई थी, उन्होंने तो सिर्फ उसमें एक्टिंग की। उस पीके मूवी में धर्म के नाम पर जितने ठेकेदार हैं, धर्म के नाम पर जो पोगा पंडित हैं, लूटते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। सिर्फ उन्होंने हिंदू धर्म के ऐसे पाखंडियों पर आवाज़ नहीं उठाई थी, बल्कि जो मुस्लिम धर्म में जो ये तावीज़ फ़िता और मज़ार के नाम पर भी धर्म का जो धंधा करते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई। मुझे लगता है कि यही जो इस कौम के जो जाहिल किस्म के जो लोग हैं, जो मोदी जी के ख़ास तौर पर समर्थक हैं, उनको ये बात बुरी लगती है। इसलिए ये तो देखिए, दरअसल कंगना रनावत क्या है, ये अंधभक्तों की पोस्टर गर्ल है, और इनको बड़ा एक मसाला मिल गया, लेकिन सारा का सारा मामला ये एक स्क्रिप्टेड है। इनको पता है कि देश में बेरोजगारों की समस्या बढ़ रही है। इसी देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगार रात के 9 बजे 9 सितंबर को 9 मिनट तक ताली और थाली बजाते हैं, लाइट ऑफ करके दिया जलाते हैं। पूरे देश की मीडिया उसको नज़रअंदाज करती है, मेन स्ट्रीम मीडिया नज़रअंदाज। आप लोग तो उसमें दिखा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, अल्टरनेटिव मीडिया उसको दिखा रही है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नए नए स्क्रिप्ट, नए रंग रूट, नए हीरो और हीरोइन तैयार किए जाते हैं, ताकि देश का टाइम ऐसे ही पार होता रहे, लोगों की मनोरंजन होते रहे, चैनलों को टीआरपी मिलता रहे, और देश के जो असली मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, हिंदू मुसलमान सब की, युवाओं की, वो नज़रअंदाज हो जाए। सर, कंगना ने खुल के महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोला, उसके बावजूद उनको Y+ सिक्योरिटी दी जाती है। अगर सीए प्रोटेस्टर सरकार के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं तो उन्हें NSA लगा दिया जाता है या UAPA लगा दिया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसका तो खुद भुक्तभोगी हम लोग हैं, और शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति का सह संयोजक होने के नाते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से प्रशासन और सरकार जो है एक दुर्भावना के साथ एक ख़ास समुदाय के ख़िलाफ़ काम कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जैसी टिप्पणी की कि डॉक्टर कफील का बयान तो देश जोड़ने वाला था, लेकिन आपने उसको देश तोड़ू बयान बता के उस पर गलत तरीके से NS लगा। दैट वाज आवर रेफरेंस पॉइंट। मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट है, और इसी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता शाहीन बाग के और एंटी CA प्रोटेस्ट के जिनको गिरफ्तार किया गया, UAPA लगाया गया, वो सब नाहक है, और इसी दुर्भावना से काम किया गया जैसा डॉक्टर कफील खान के केस में किया गया। मैं उन तमाम शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति उन तमाम कार्यकर्ताओं को जल्द रिहा करने की मांग करती है, और हम कहना चाहते हैं कि देश की सरकार जिस तरीके से एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरी दुनिया में इसकी किरकिरी हो रही है। यूनाइटेड नेशन में अमेरिकन जो आपकी कमीशन है, उन्होंने जो वर्ल्ड रिलीजियस फ्रीडम की एक रिपोर्ट छापी, उसमें इंडिया को कितना मतलब जलील होना पड़ा। तो पूरे वर्ल्ड वैश्विक लेवल पर जो है सरकार जो है देश की बेइज्जती करवा रही है। और दूसरी बात ये है कि शाहीन बाग आंदोलन हमारा अगर गैर संवैधानिक या देश विरोधी होता तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि हम तो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे थे, और लोगों को लगता है कि भाई ये लोग तो, देखिए मैं तो हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, और अभी आपके सामने हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स है। मैं जामिया में सीनियर रिसर्चर हूँ, और चूँकि हम लोग समझते हैं चीज़ों को, राजनीति में हमारी एक इंटरेस्ट है, और राजनीतिक जो व्यक्ति होता है उसको सारी बातें अंदाज़ा होती है कि सरकार की क्या मतलब क्या भावनाएं हैं इन कार्यों के पीछे। तो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जो तबलीग जमात पे जो एक फ़ैसला दिया, उसमें एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट तो था ही, लेकिन बड़ी गौर करने वाली बात ये रही कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि चूँकि एंटी CA प्रोटेस्ट में मुसलमान समुदाय बड़ी तादाद में पूरे देश में विरोध कर रहा था, उस विरोध को कुचलने के लिए और ये डराने के लिए कि देखो तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें डराऊंगा मुसलमानों को, इसलिए तबलीग जमात के ख़िलाफ़ ऐसा प्रोपेगेंडा बना। ये तो कोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इवन कि दिल्ली दंगों की अभी जांच हो रही थी, इन जांच में कई चीज़ें सामने आई हैं कि गलत तरीके से पुलिस ने माना कोर्ट में कि हाँ हमने बिना सबूत के लोगों के गिरफ्तार किए और पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट की बुनियाद पर गिरफ्तार किए। तो ये तो अब खुला जग जाहिर हो रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि दुनिया में इससे पहले भी दुनिया ने हिटलर के ज़माने में देखा कि कैसे हिटलर ने एक विशेष धर्म के विरुद्ध एक अभियान चलाया, प्रोपेगेंडा चलाया। लेकिन इतिहास के झरोके में झांक कर देखेंगे तो ये बात याद रखना चाहिए कि हिटलर के बाद हिटलर के समर्थकों का क्या हुआ, ये बात भी आपको जानना चाहिए।
आज इनकी सत्ता है, कल नहीं रहेगी। किराएदार हैं, साहिब मसनद तो नहीं है, तो यहाँ से कभी ना कभी तो सत्ता जाएगी। बाकी इसके बाद इनके समर्थकों का क्या होगा, ये भी इतिहास को जानने के लिए रोचक होना चाहिए बहुत। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारा जीडीपी माइनस में जा चुका है। ऐसा लगता है कि सरकार चरमरा चुकी है। रिया चक्रवर्ती को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, कंगना को हाईलाइट किया जा रहा है, जबकि एलएसी पे हम सब जानते हैं कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं की जा रही है। सिर्फ बात की जा रही है तो रिया चक्रवर्ती पे और कंगना रनौत पे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बहुत पहले ही कह चुका हूँ कि सरकार इस तरह के फर्जी मामले जानबूझकर लाती है। और आज से पहले सोनी सिंह हैं, एक बड़ी पत्रकार, उन्होंने कहा था कि आज के टाइम में मीडिया से लड़ना, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया से लड़ना मोदी के लड़ने के बराबर है। मीडिया ही मोदी है और मोदी ही मीडिया है, इस बात को समझिए आप। तो हम अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उनके घर में जाकर के उनकी कुटाई करते हैं या उनके एंकरों को लताड़ते हैं, तो यानी हम मोदी तक सीधी बात पहुंचा रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ -23 नहीं है, बल्कि रघुराम राजन जी ने तो कहा कि वो -47 एक्चुअली पहुँच गई। आज आंकड़े आप देख लीजिए। चलिए, शोएब जमई की बात मत मानिए, मैं मुसलमान हो सकता हूँ, आपने मुझे मुसलमान चेहरे के तौर पर ही जाना है, मत मानिए, आंकड़ों की सुनिए ना। -23.5 जीडीपी इस तिमाही के, 12 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां गईं इस लॉकडाउन में, अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से। नोटबंदी और जीएसटी के बाद से जो है इतने कारोबार तबाह हुए कि अभी सूरत का मैं दौरा करके आया, वहाँ के लोग मोदी जी को गालियाँ दे रहे हैं। हालात ये हैं कि देश में लॉकडाउन के बाद जो लोग नौकरी मांगने आए, 100 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को नौकरी मिली है। युवा आज मोदी जी को मिलियंस ऑफ डिसलाइक दे रहा है, लेकिन कहा जाता है कि वो तो जी पाकिस्तान और चाइना से आया। यानी देश के जो बेरोजगार हुआ चाइना और पाकिस्तान के, यानी जो मोदी जी को पसंद करे वही सिर्फ देशभक्त हो सकता है। बाकी जो भी मोदी जी के विरोध में खड़ा हो, चाहे वो पूर्व अंधभक्त क्यों ना हो, उनको चाइना और पाकिस्तान का बना देते हैं। दूसरी बात ये है कि इसी देश में हर 20 सेकंड पर एक लड़की का रेप होता है। इसी देश में उत्तर प्रदेश के बलिया में 3 दिन लगातार जघन्य लड़की, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। क्या ये राम राज्य? कल तो एक 90 साल की ओल्ड लेडी के साथ में रेप किया गया। मैं कह रहा हूँ 3 साल की बच्ची से लेकर 90 साल तक महिला तक सुरक्षित नहीं है इस देश में। अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक हो गया है इस देश। अमेरिका अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में लोगों को कह रहा है कि सिर्फ कोरोना की वजह से इंडिया जाने के लिए मैं नहीं रोक रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे टेररिज्म और अपराध के केसेस बढ़ रहे हैं। ये छवि है हमारे देश की बना दी। ये राम राज्य बनाया आपने पिछले 6 सालों में। तो मोदी है तो मुमकिन है, ये मुमकिन हो गया ना। मैं कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, वो 70 सालों में जिन लोगों ने, आप जैसे, हमारे जैसे, आपके पिताजी, उनके पिताजी, जिन्होंने देश को बनाने का काम किया, उस 1947 के भारत से लेकर 2014 तक का भारत लाने का काम किया, और कैसी जीडीपी थी, इतनी सड़कें बनी, देश का विकास हुआ, आईआईटी, एम्स जैसे बड़े संस्थान बने, हम चांद पे गए, मंगल पे गए, पूरे देश में, पूरे दुनिया में हम G20 देशों में शामिल हुए। उन तमाम लोगों की कुर्बानियों के ऊपर थूक रहे हैं, उनकी मेहनतों को नकार रहे हैं। अगर ऐसी पार्टी जो इस तरह के लोगों को नकारेगी तो उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। और दूसरी बात, मैं एक बहुत अहम बात कहना चाहता हूँ। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आगामी विधानसभा बिहार का ना होना होता, तब भी क्या सुशांत सिंह राजपूत और रिया के मामले को इतना हाईलाइट किया जाता? दूसरा सवाल पूछिएगा ज़रूर आप लोगों से। दूसरा सवाल कि अगर बिहार में जैसे एनडीए की सरकार है, वैसी ही एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में होती, तब भी क्या मुंबई पुलिस को इतना खरी खोटी सुनाई जाती? तब भी क्या इस मुद्दे को, ये दरअसल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुद्दा बना दिया इन्होंने। बिहार में इनको पता है कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव जीतने के लिए, इसलिए सुशांत सिंह के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। जो लोग लाशों पर राजनीति करें, उससे ज़्यादा घटिया और बेशर्म कोई पार्टी नहीं हो सकती। इन्होंने सुशांत सिंह का पोस्टर बना करके अब पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं। बिहार की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग कागज़ मांग रहे थे गरीबों से, मुसलमानों से और दलितों से, वो आज बताएं कि उस जो है बाढ़ में जिनके घर के घर बह गए, वो कागज़ लाके कहाँ से देंगे? ये सवाल पूछना चाहिए सरकार से। दूसरा अहम मसला ये उठता है कि चाइना फिंगर 4 के पास जाके बैठा है। पैंगोंग त्सो झील पे आकर के चाइना बैठ गया
3400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे चाइना कब्जा कर चुका है। आज तक हम सिर्फ लाल आंखें की बात करते थे, आज लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे मोदी जी? सिर्फ मर्दानगी जो है पाकिस्तान के खिलाफ दिखाएंगे, जो कि ऐसा देश है वो खुद बर्बाद पड़ा है। आप पाकिस्तान से इस देश की तुलना करते हैं? भारत की तुलना पाकिस्तान से करना ही अपने आप में बेइज्जत करना है इस देश को। पाकिस्तान हिंदुस्तान की तुलना करना है तो चाइना से कीजिए ना, हमको चाइना को जवाब देना है। लेकिन चाइना जो दुष्कर्म कर रहा है उसके खिलाफ आपकी बोलने की हिम्मत नहीं है। मोदी जी एक बार भी चाइना का नाम नहीं लेते हैं अपने भाषणों में। आज बताइए कि 56 इंच का सीना कब दिखाएंगे? या आप पाकिस्तान के सामने 56 इंच का सीना हो जाता है और चाइना के सामने 0.56 सेंटीमीटर का सीना हो जाता है। ये है हकीकत। तो जैसे कि हमने देखा, ये थे हमारे साथ शोएब JMI, जो हमें बता रहे थे आजकल देश में क्या चल रहा है और किस तरीके की राजनीति, गंदी राजनीति खेली जा रही है। कैमरा पर्सन हसन के साथ मैं ज़ेबा, द नेशंस वॉइस।